हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RWA की बुक से भूगोल पाठ को देख रहे हैं। भारत का भूगोल ख़त्म हो गया, विश्व का भूगोल भी कुछ ख़त्म कर लिए हैं कल वाली वीडियो में। उस वीडियो को जाके देख लीजिए पूरा। भारत के भूगोल को देखेंगे और विश्व के भूगोल को शुरुआत से देख लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा करेगा NTPC UPP के लिए और SSC GD के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 141वें प्रश्न से 140वें प्रश्न तक हम कर लिए हैं इसके पहले वाली वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। अगर स्लो पढ़ा रहे हैं तो उसको तेज़ कर लिया करें, लेकिन वीडियो पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इसके विस्तार देखते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण फ्यूजियामा जापान में, वेसुवियस इटली में, नारकोंडम अंडमान निकोबार में है। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है। माउंट एटना इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, मोना लोआ हवाई द्वीप समूह पर है। मालदीव की राजधानी माले है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी जयवर्धनेपुर कोट्टे है और वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है। अगले प्रश्न चलते हैं। एल नीनो एक ऐसी घटना है जो हर 2 से 5 वर्ष में किस तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है? तो पेरू तट से। इसके विस्तार देखते हैं। एल नीनो एक प्रक्रिया है जिसमें पेरू की तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे अकाल या सूखा। एल नीनो को यीशु शिशु यानी ईसा मसीह के जन्म के समय या उत्पन्न होती है। ला नीना के प्रभाव से एल नीनो की ठीक विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। ला नीना जो है वो भारत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, उससे वर्षा होती है। कुछ गर्म धाराएं गल्फ स्ट्रीम, सोमाली धारा, कुरोशियो धारा प्रशांत महासागर की जापान के निकट बहने वाली धारा है। कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर एक खंडित तलछटी चट्टान तथा एक अवसादी चट्टान ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश मंडल का वह बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कोरोना या किरीट कहलाता है। सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं? तो यह भूमध्य रेखा के निकट यानी 0 डिग्री अक्षांश के पास उत्पन्न होती हैं। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर गमन करती हैं। इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। यह भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती हैं। प्रमुख धाराएं अटलांटिक महासागर की जल धाराएं, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा, कनारी की धारा ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा है, क्यूरोशियो की धारा गर्म जलधारा है, हम्बोल्ट की धारा ठंडी जलधारा है, क्यूराइल ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? कौन सी? सीढ़ीदार खेत बनाना मृदा संरक्षण की एक विधि है। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकती हैं। मृदा संरक्षण की विधियाँ वनों की रक्षा करना, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेत बनाना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंहली है। भूटान की राजभाषा जोंगखा है और इजराइल की राजभाषा हिब्रू है। ये कई बार पूछा है इजराइल की राजभाषा। इस समय भी पूछ सकता है क्योंकि ईरान और इजराइल युद्ध छिड़ा हुआ है। करेंसी के बारे में भी वहाँ के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो यह अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं।
लेब्राडोर सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। अगले प्रश्न चलते हैं। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है जो भूमध्य बेसिन से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख ठंडी जलधाराएं लेब्राडोर की जलधारा, कनारी धारा और फाकलैंड की धारा। ये धाराएं ठंडी जलधारा अटलांटिक की हैं। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, देख लेते हैं। मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। मैरियाना ट्रेंच फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। टोंगा विश्व का दूसरा गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है। सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर। मिंडनाओ गर्त प्रशांत महासागर में है। गर्तों को बार बार पूछता है और बड़ा कन्फ्यूजन कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो कोयला ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला है। दिए गए विकल्पों में के अनुसार कोयला, वैसे तो पारंपरिक स्रोत कई हैं, जैसे पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर और खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नहर की एक जलग्रीवा चैनल, जिसे चैनल कहते हैं, जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो वह उत्थापन प्रणाली कहलाता है। उत्थापन प्रणाली कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है। इसके विस्तार देखते हैं। इसका प्राचीन नाम कृष्णागिरी था। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान, चीन में है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। भारत के उत्तर पर्वतीय प्रदेश को निम्नांकित भागों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, या हिमांचल हिमालय भी कहते हैं लघु हिमालय को, बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है। कैसा पानी होता है? तो खारा पानी होता है। समुद्री निकायों और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें लवण पाए जाते हैं, सोडियम और क्लोराइड, जो नमक बनाते हैं, और ये समुद्र में कई सालों तक वहीं जमा रहते हैं, इसलिए पानी खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है 157। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नांकित में से ऐसा कौन सा ग्रह जो आमतौर पर हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नांकित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट। कुछ विस्तार देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो यह चिकनी मिट्टी में। पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी में विद्यमान होती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। जिस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, धान चिकनी मिट्टी में बोए जाते हैं। महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है, तो यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो मालदीव भारत का पड़ोसी है। दक्षिण में समुद्र पार हमारा पड़ोसी देश मालदीव है, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह अरब सागर में है। मालदीव अरब सागर में स्थित है। मालदीव को 1200 प्रवाल द्वीपों में से केवल 202 द्वीपों पर ही निवास है। 161वां प्रश्न है। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? तो कृषि भूमि। कृषि के संदर्भ में कृषि भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। नहर निर्गम केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। यह वारबंदी है। वारबंदी प्रणाली एक
घूर्णन जल आवंटन प्रणाली है जो सिंचाई के पानी को समान रूप से साझा करती है। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? तो महाद्वीपीय ताक या तट कहलाता है। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप के विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर के सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे शेल्फ अवकाश कहते हैं। सिंधु नदी समझौता के अनुसार सिंधु नदी समझौता 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी के प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 20% इस्तेमाल कर सकता है। निम्नांकित में से किस महासागर के मध्य टॉरेंस जल डमरू मध्य स्थित है? तो प्रशांत महासागर में टॉरेंस जल डमरू मध्य स्थित है। टॉरेंस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच जल डमरू मध्य है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। कुछ जल डमरू मध्य हैं, देख लेते हैं। पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि वनों के कटाई का परिणाम नहीं है। वृद्धि नहीं होती या कमी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो जीवित जीव अजैविक घटक नहीं या जैविक घटक है। 168वां प्रश्न है। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अंतर फसल का उदाहरण है। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली फसल का अंतर फसल है। इस फसल में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं। समोच्च फसल भूमि के प्राकृतिक ढाल के समकोण पर फसलों की खेती तथा रोपण करने की प्रथा है। समोच्च खेती से पानी की गति धीमी हो जाती है तथा मिट्टी को नुकसान नहीं होता है। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो खनिज और कार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान सस्य विज्ञान है। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो उत्खनन प्रक्रिया द्वारा निकाले जा सकते हैं। कारिंग पृथ्वी की सतह से नीचे सबसे नज़दीक खनिज उत्खनन प्रक्रिया द्वारा निकाले जाते हैं। पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का प्रयोग सर्वाधिक होता था। निम्नांकित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो आवारा जानवरों द्वारा काटना। निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में स्थित है या प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है या अटलांटिक महासागर में स्थित है। हिंद महासागर विश्व का किस नंबर का महासागर है? तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। किस महासागर का? तो हिंद महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की एक नमकीन पानी की खाड़ी है। हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत श्रेणी के जलमग्न भाग के उभरे हुए हिस्से हैं। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस तथा रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी शंकु है। निम्नांकित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त या सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है। जावा गर्त को सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है जो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। हिंद महासागर में टाइमेंटेना गर्त भी अवस्थित है। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। चावल की उपज के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
धौलागिरी किस देश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? तो नेपाल में स्थित एक पर्वत चोटी है। धौलागिरी पर्वत चोटी बृहत या महान हिमालय का भाग है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां महान हिमालय में पाई जाती हैं। महान या बृहद हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत हैं। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तो ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन कहते हैं। इसके विस्तार को देखते हैं। महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है उसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धाराओं की विशेषता नहीं है? तो उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ये गलत है, उसकी दिशा निश्चित होती है। महासागरीय धाराओं की दिशा निश्चित होती है। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो बैडलैंड स्थलाकृति कहते हैं, जैसे चंबल घाटी। ये जोतने और बोने लायक नहीं होती है। सूखा भूमि भी बैडलैंड का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। चाय की खेती के लिए तापमान 24 से 30 डिग्री के मध्य उपयुक्त होता है। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जलवायु उष्णार्द्र तथा पाला रहित होता है। पृथ्वी के उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन और चट्टानी संस्तरों के दबाव से उत्पन्न तापीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटे के उठने तथा गिरने से प्राप्त ऊर्जा है। बायोगैस या जैव ऊर्जा जैविक उत्पादों जैसे कृषि अवशेष, प्राकृतिक वनस्पति, शहरी कूड़े कचरे और अपशिष्ट पदार्थों से उत्पादित ऊर्जा है। उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है? जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा अपक्षय और कटाव की से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं, तो उसे कैनियन कहा जाता है। कैनियन कहा जाता है। सामान्यतः अधिक गहरी या संकरी वी आकार की घाटी को गाज कहते हैं। गाज के विस्तृत रूप को कैनियन या संकीर्ण नदी का अंदरा कहते हैं। किसी नदी या उसकी सहायक नदियों के जल को नदी बेसिन कहा जाता है। दो पहाड़ों के बीच गहरे भाग को जहाँ से नदी प्रवाहित होती है उसे घाटी कहते हैं। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। उपर्युक्त विकल्पों में दी गई सभी नदियों में डेन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट यानी काला जंगल पर्वत से होता है। डेन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, यूक्रेन, रोमानिया, मोल्दोवा, स्लोवाकिया और बुल्गारिया देशों से होकर बहती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। स्टेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। कौन सा स्टेट? तो सुंडा स्टेट जावा और सुमात्रा को अलग करता है। सुंडा जलसंधि इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करता है और तथा हिंद महासागर को जावा से जोड़ता है। मलक्का जलसंधि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है और मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है। कुक जलसंधि न्यूजीलैंड के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है। युकाटन जलसंधि मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम यांगसी नदी है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। संसार के सबसे लंबी नदी नील नदी है। जल के आयतन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे और मुर्रे नदी है। मरे और डार्लिंग दो नदियां हैं फेमस ऑस्ट्रेलिया की, मरे और डार्लिंग। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। एक नहीं, सबसे लंबी है ये। सबसे लंबी एंडीज है, दूसरे नंबर पर रॉकीज है।
एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में फैली है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर से होकर गुजरती है। टिटिकाका झील एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील है। एंडीज और रॉकी पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। माउंट एल्बर्ट है। ये मिलान करने के लिए आया था पर्वत और चोटी, कौन सी चोटी किस पर्वत में है। आल्प्स पर्वत यूरोप की सबसे ऊंचा पर्वत है। फ्रांस में स्थित माउंट ब्लांक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। 189वां प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? या अटलांटिक महासागर के भाग हैं। अटलांटिक महासागर के भाग हैं। इसका विस्तार देखते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तर में अमेरिका तथा क्यूबा से घिरी हुई है। मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जलसंधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है तथा युकाटन जल चैनल द्वारा कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है। लेब्राडोर सागर लेब्राडोर प्रायद्वीप और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। 190वां प्रश्न है, स्लेट किस प्रकार का चट्टान है? तो यह रूपांतरित प्रकार की चट्टान है। स्लेट रूपांतरित प्रकार की चट्टान है। स्लेट निम्न श्रेणी की रूपांतरित चट्टान होती है। रूपांतरित चट्टान स्लेट का निर्माण मड स्टोन या शैल में ताप और दाब परिवर्तन के चलते होने वाले रूपांतरण या कायांतरण से होता है। दोस्तों, विश्व का भूगोल भी आज ख़त्म हो गया। दोस्तों, हम प्लेलिस्ट बना देंगे, वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। यह एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।